हेलो गाइस, दिस इज कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर प्लेटफॉर्म बीएपीएस प्रमुख एकेडमी। आज हमारा बात करने वाले हैं प्रीलिम्स प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। हमारी सीरीज चल रही है थीम्स इन यूपीएससी, जो कि आपको हेल्प करेगी यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स निकालने में। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा नेज़रिम कॉरिडोर। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। Israeli forces withdraw from Nazarene corridor in Gaza as a part of ceasefire deal। ठीक है, इजरायली फोर्सेस ने इस कॉरिडोर से विड्रॉ कर लिया है। ये है कहाँ पे कॉरिडोर? ये एक्चुअली गाजा स्ट्रिप के बीच बीच है। ठीक है, इसको जो मॉनिटर करता है इजरायली फोर्सेस मॉनिटर करती हैं। और क्या मॉनिटर करती हैं? बेसिकली नॉर्थ और साउथ की मूवमेंट को मॉनिटर करती हैं। ये गाजा स्ट्रिप को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, 6 किलोमीटर लंबी ये स्ट्रिप है। ठीक है, जो इधर से और कोस्ट तक जाती है। ठीक है, ईस्ट पॉइंट से और सी कोस्ट तक जाती है। क्लियर हुआ? कॉरिडोर इज a 6 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड इनटू गाजा स्ट्रिप दैट डिवाइड्स नॉर्दर्न गाजा फ्रॉम सदर्न गाजा। मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न गाजा जहां पे मेन गाजा सिटी है, उससे जो मूवमेंट हो रही है साउथ में, उनको रेगुलेट करता है और इजरायली फोर्सेस करती हैं। देखो हुआ क्या था, 1948 में इजरायलीज आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 साल तक गाजा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट के अंडर में रही। ये बात आप सबको पता है, हम सबने इस सेटिंग में पढ़ा है। 1967 में जो 6 डे वॉर हुई थी, फेमस वॉर हुई थी, उसमें इजराइल ने इस पे कैप्चर कर लिया गाजा स्ट्रिप पे। ठीक है, लेकिन 2005 में, फॉर्मली 2007 में, इंटरनेशनल प्रेशर मान लो या कुछ भी, गाजा जो इसने इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप है वो हैंड ओवर कर दी थी पैलेस्टीनियन को। ठीक है, और पैलेस्टीनियन जो है, एक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है एक हमास, वो इसको देखती है अब गाजा स्ट्रिप को। ये छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी के ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि इसकी लोकेशन क्या है। इसकी जो लोकेशन है वो गाजा स्ट्रिप के बीचों बीच है। ठीक है, इजरायली फोर्स आईएमडी जिसको बोलते हैं, वो इसको आईएफडी इजराइल फोर्स डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर करता है। क्लियर हुआ? मेडिटेरियन सी है इसके बगल में, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज लोकेटेड एट द वेस्ट बैंक। नहीं, वेस्ट बैंक पे नहीं है, ये तो पूरा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक स्ट्रेच करती है। इट डिवाइड्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ गाजा। सही है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर लॉन्ग। ये भी सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, हिस्ट्री आपको सबको पता ही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बार बार आपने पढ़ा है, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान यूएस के जो लड़ाई अभी छिड़ी है उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गई है। बेसिकली इधर ईरान है, इधर सऊदी यूएई है, इन दोनों के बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। जो चौक पॉइंट है इसका, जो मिनेरस पॉइंट है, वो लगभग 54 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब ये भी बात सोचिए कि 50 किलोमीटर है, उसमें से वर्ल्ड का 30% गैस और 25% ऑयल इसी चौक पॉइंट से निकलता है। तो इसमें आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। कनेक्ट्स पर्सन गल्फ नॉर्थ वेस्ट में एंड गल्फ ऑफ ओमान टू द साउथ ईस्ट। लोकेशन आपको मिल गई है अगर आती है एग्जाम में पूछने के लिए। विच लीड्स इनटू अरेबियन सी। कहाँ जा रहा है? लीड कर रहा है अरेबियन सी में निकल रहा है, ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज, नॉर्थ कोस्ट पे ईरान है, साउथ कोस्ट पे ओमान है। ठीक है, मुसन्नम पेनिनसुला और यूनाइटेड यूएई है हमारा यहाँ पे। ये देखो, ये ओमान है, ये यूएई है और ये ईरान ऊपर है ही। ठीक है, तो लोकेशन आपको क्लियर हो गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की आपके इंपॉर्टेंस पता ही है। क्यों हुआ था ऐसा? यूएस और ईरान वार के बैकड्रॉप में ऐसा हुआ था। यूएस ने ईरान पे हमला किया। ठीक है, जो भी लड़ाई हुई थी उसमें ईरान ने क्या किया कि भाई मैं तो चौक कर दूंगा, फिर पूरा घूमते रहो। 30% सप्लाई जा रही है, इंटरनेशनल सप्लाई, आप समझ सकते हैं। और ये जो सप्लाई यहाँ से जाती है ना, 30%, ये ज़्यादातर एशियन कंट्रीज के लिए है। वेस्टर्न कंट्रीज का जो ऑयल है वो यहाँ से नहीं जाता। अमेरिका का ऑयल यहाँ से नहीं जाता इतना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत जाता है। ठीक है, ज़्यादा जो है ये सप्लाई, ये किसके लिए है? ये ज़्यादातर एशियन कंट्री यूज़ करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड द वाटर बॉडीज दे कनेक्ट। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ सी एंड गल्फ ऑफ एडान, बेबल मंदे, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान।
इसको देखने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा। क्या देखते हैं? बाब अल मंदेब, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चौक ही उस पर सेंक्शन लगाया गया, ईरान ने वहां पे बंद कर दिया रास्ता, तो बाब अल मंदेब पे भी क्वेश्चन उठने लगे। सोचा गया कि इसको भी, ये भी लाइमलाइट में बेसिकली आ गया। इसमें भी कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना, यहाँ पे भी आपको बस लोकेशन याद रखनी है। कनेक्ट इसको करता है रेड सी ऑफ गल्फ ऑफ एडान को, आपको लोकेशन याद रखनी है। कहाँ कहाँ? अरेबिया, अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबिया पेनिनसुला इसके बीच में है ये, ठीक है। कंट्रोल पार्टली बाय जिबूती, एरिट्रिया और यमन, ये भी आपको याद रखना है। और मेजर रूट फॉर मिडिल ईस्ट ऑयल टू यूरोप, ये जो है मेजर रूट ये यूरोप के लिए है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो जो मेजर रूट है ऑयल और गैस का, वो किसके लिए? एशिया के लिए है। लेकिन यूरोप के लिए जो मेजर रूट है वो बाब अल मंदेब है। इसीलिए इसको चोक करने की बात चल रही थी कि इसको भी अगर चोक कर दिया जाए तो यूरोप की भी सप्लाई खत्म हो जाएगी, फिर यूरोप जो है यूएस पे प्रेशर बनाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ कुछ चीजें लिंक कर पा रहे हो? अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बाब अल मंदेब। इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम अफ्रीकन अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, अभी पढ़ा हमने। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी, नहीं। देखो क्या लिखा है, रेड सी टू गल्फ सी, ठीक है, गल्फ ऑफ एडान। इट इज ए क्रूशियल रूट फॉर मिडिल ईस्ट ऑयल टू यूरोप, अभी पढ़ा, सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 नहीं है, तो आंसर इसका होगा ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोगोर काराबाख, एथनिक टेंशन बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। ये अजरबैजान के बीच में एक टेरिटरी है, ठीक है। अभी तक इसको अजरबैजान की टेरिटरी ही रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन अब जो इसको नोगोर्नो और काराबाख टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे अजरबैजान के लोग भी रहते हैं, ठीक है, और आर्मेनियंस भी रहते हैं। तो इन लोगों के बीच में क्या क्या चलता रहता है, इनके बीच में एक रस्साकसी चलती रहती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, ठीक है। उस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते लगभग मेरे ख्याल से बहुत लंबा इतिहास रहा इनका। 1917 जब रशिया ने यहाँ से बैक ऑफ किया था, तब से, रशियन रेवोल्यूशन के बाद से, तब से यहाँ पे रस्साकसी चली हुई है, समझ रहे हो? तब से रस्साकसी चली हुई है। तो बेसिकली यही है, बस आपको इसकी लोकेशन ज़्यादा याद रखनी कि अजरबैजान है, इसके अंदर एक टेरिटरी है, ठीक है। एथनिक टेंशन बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया है ये, ठीक है। नाम देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नोगोर्नो काराबाख है, अगर आपने पढ़ा नहीं है ढंग से तो आप अजरबैजान और आर्मेनिया नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा अगर अजरबैजान और आर्मेनिया नहीं होगा कुछ और होगा, बल्कि ऐसा ही है, अजरबैजानियन और आर्मेनियन लोगों के बीच का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज ए लैंडलॉक्ड माउंटेनियस रीजन लोकेटेड इन साउथ कॉकसस बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है, क्लियर हुआ? इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड अजरबैजान टेरिटरी, पहले इसको अजरबैजान टेरिटरी के लिए इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अजरबैजानियन टेरिटरी, ठीक है। प्रीडोमिनेटली एथनिक आर्मेनियंस, देखो है अजरबैजान में और डोमिनेट करते हैं आर्मेनियंस, तो क्लैश तो होना ही होना है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नोगोर्नो काराबाख इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान, ठीक है। द रीजन हैज ए प्रीडोमिनेटली अजरबैजानिक एथनिक पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। नहीं, ये गलत है, यहाँ पे आर्मेनियन पॉपुलेशन जाता है, अभी हमने पढ़ा ना, आर्मेनियन पॉपुलेशन जाता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ही इसीलिए वजह से है। अगर अजरबैजानियन पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि अजरबैजान के अंदर है, अजरबैजानियन टेरिटरी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होने वाली थी। प्रॉब्लम ये हुई कि अजरबैजान के अंदर है, टेरिटरी का नाम भी अजरबैजानियन है, लेकिन आर्मेनियन लोग ज़्यादा हैं, इसलिए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। समझ आया? समझ आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ऑफ हैफा, यहां पे है हैफा। अदानी ग्रुप लेड कंसोर्टियम एक्वायर्ड 70% स्टेक इन पोर्ट इन 2023, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पार्ट ऑफ IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है ये। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डीप नेचुरल हार्बर है, की हब लिंकिंग यूरोप वाया एशिया।
देखो, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में से एक यूरोप है, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यूरोप जाने के लिए ये एक रूट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी आपको मेजरली इसका क्या याद रखना है, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये इन न्यूज़ क्यों था, ये तो याद रखना ही है आपको, ठीक है। ये पार्ट ऑफ आईएमईसी है, इसीलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप से ट्रेड में इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, ये याद रखना है। दूसरा, डीप नेचुरल हार्बर है, ऑब्वियसली बात है, डीप नेचुरल अगर हार्बर है तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। की हब लिंक यूरोप एशिया वाया सुएज, ये आपको ध्यान रखना, और लोकेशन तो रखनी है खैर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोर्थ पोर्ट ऑफ हैफा। इट इज लोकेटेड ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट, ये ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी ठीक है। इट लाइज ऑन द रोड रेड सी कोस्ट फैसिलिटिंग डायरेक्ट इंडियन अफ्रीका ट्रेड, नहीं, गलत है ये। तो एक और दो सही होंगे, तो नीचे आंसर आपका होगा ए, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ऑफ पासनी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एंड मैरीटाइम डिस्कशन लिंक टू सीपीईसी एंड अरेबियन सिक्योरिटी, मकराना कोस्ट, अरेबियन सी, बलोचिस्तान, नीजर, ग्वादर, सिग्निफिकेंट टू सीपीईसी मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स। रिसेंटली अमेरिका ने पाकिस्तान ने क्या किया था अभी, पाकिस्तान ने ये जो पोर्ट है, पासनी, ये यूएस को ऑफर किया कि आप यहां से, यूएस को ऑफर किया कि आप रेयर अर्थ मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन के लिए, माइनिंग के लिए आप इस पोर्ट को यूज कीजिए और डेवलपमेंट कीजिए, इस पोर्ट की दोबारा से रिनोवेशन कीजिए। सोचने वाली बात यह है कि ये पासनी है, यहां पे ग्वादर है चाइना का, जिसपे कि चाइना का होल्ड है, यहां पे कराची पोर्ट है, और यहां पे चाबहार पोर्ट है। अभी ग्वादर को तो ये एक तरीके का ट्रायंगल बनाता है, चाबहार, ग्वादर और पासनी, ट्रायंगल बनाता है। तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट एक ही जगह पर आ गए। चाबहार इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्वादर चाइना का होल्ड है इस पे, और पासनी जो है वो यूएस के लिए उसने ऑफर किया, ठीक है। आप खुद सोचो, दो एनिमीज को बराबर में ला करके खड़ा कर दिया, समझ रहे हो। ग्वादर पोर्ट जो है सीपीईसी का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक एंड मैरीटाइम डिस्कशन लिंक टू सीपीईसी एंड अरेबियन सिक्योरिटी, COP 27 में हुआ था ये। कहाँ पे? मकराना कोस्ट पे है, अरेबियन सी में, ये मकराना कोस्ट है, ध्यान रखना है। लोकेशन कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान, नियर ग्वादर पोर्ट है। सिग्निफिकेंस क्या है? सीपीईसी मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, सीपीईसी मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन ईरान, नो। इट लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ मकरान, यस। इट इज लिंक्ड विद सीपीईसी मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, नहीं, ठीक है, नहीं, ये सही तो सीपीईसी, ये तो 1 और 2 दोनों सही होंगे इसमें, ठीक है। चलिए पीछे देखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। बागराम एयरबेस देख लेते हैं। बागराम एयरबेस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली ये एयरबेस जो है ये डेवलप किया था रशिया ने, यूएसएसआर ने, लेकिन फिर उसने छोड़ दिया। उसके बाद इसको जो अफगानिस्तान है वो मेंटेन करता था। लेकिन जब 2002 में यूएस ने अफगानिस्तान में आया तो उसने सबसे बड़ा बेस जो वो यही, अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस यहीं पे बनाया, बागराम एयरबेस, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी न्यूज में क्यों आया? अफगानिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन एंड जियोपॉलिटिकल नैरेटिव्स पोस्ट यूएस विड्रॉल, ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से स्पोर्ट को डेवलप करने के लिए तालिबान को ऑफर किया था, तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लोकेशन क्या है? परवन प्रोविंस, नियर काबुल, याद रखना आपको। फॉर्मर लार्जेस्ट यूएस नाटो बेस, जी हाँ, यूएस का सबसे बड़ा बेस था, ये इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, इसकी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों आया था ये मैंने आपको बता दिया। अभी रिसेंटली ट्रंप ने भी ऑफर किया था इस पोर्ट को, एयरबेस को दोबारा से डेवलप करने के लिए। इस पे उनके लगभग कई हज़ार सैनिक वहाँ पे थे, और लगभग कह सकते हैं कि हर तरीके के उनके जो बोलते हैं ना, जो मिलिट्री बेस जो होता है पूरा एकदम फुल फ्लेज मिलिट्री बेस था उनका।
सभी तरीके की फैसिलिटीज़ थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक पूरा बोलते हैं विलेज टाइप बसाया गया था कि जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, जो ऑफिसर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको कुछ शॉपिंग करनी, खरीदना है, रहना है, कपड़े, खाना, सब कुछ वहाँ मिलता था। सबसे बड़ा एयरबेस था ये। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा का कहा जाता है कि हुआ ही था कि जब यूएस ने विड्रॉ किया तो धीरे धीरे किया, लेकिन यूएस का विड्रॉ जो ऑफिशियल माना गया था वो उस दिन माना गया था जिस दिन बेग्राम एयरबेस से उसने विड्रॉ किया था 2022 में, वो उसका ऑफिशियल विड्रॉ था। समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेग्राम एयरबेस लॉस्ट इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है। इट वॉज द लार्जेस्ट यूएस नाटो मिलिट्री बेस इन अफगानिस्तान। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी उस एयरबेस को अफगानिस्तान तालिबान ही यूज कर रहा है। ठीक है, कमचटका पेनिनसुला के बारे में देख लेते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलाज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको फायर एंड आइस भी रीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है, ठंडा है, और यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा वोल्केनोज हैं जिसमें 29 जो हैं वो एक्टिव हैं। तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है इसलिए इसको आइस बोलते हैं, और यहाँ पे वोल्केनोइज्म बहुत ज़्यादा होने की चांसेस हैं, होते भी रहते हैं, तो इसलिए इसको 20 वो फायर एंड आइस बोलते हैं। पैसिफिक रिंग रीजन में आता है, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक रीजन में। कमचटका पेनिनसुला इज एक्सपीरियंसेस हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल द हैवीएस्ट इन 50 ईयर्स। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल स्नोफॉल हो रही है जितनी कि 50 साल में कभी नहीं हुई, इसलिए अभी न्यूज़ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। लोकेटेड कहाँ है? रशिया के फार ईस्ट में बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड सी ऑफ ऑखोश। ठीक है, याद रहेगा लोकेशन। इज इज द पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बता दिया मैंने। फायर एंड आइस है यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है तो वोल्केनोज होंगे, 150 वोल्केनोज है यहाँ पे, जिनमें आउट ऑफ विच 29 आर एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ देते हैं एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमचटका पेनिनसुला। इट लाइज बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड सी ऑफ ओशकोक। सही बात है। इट इज ए पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये भी सही है, अभी पढ़ा हमने। इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप, नो इट्स नॉट लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है, तो ये वाला गलत होगा, ऊपर के दोनों जो है ये सही होंगे। तो आंसर होगा इसका 1 और 2, मतलब ए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडिया का एक ही एयरबेस है पूरी दुनिया में ऐसा था जो कि फुल फ्लैश मिलिट्री एयरबेस था। सुखोई भी वहां पे था, रफाइल भी वहां पे था, सब कुछ था, लेकिन वो एयरबेस से भी इंडिया ने अभी विड्रॉ कर लिया है 2022 में। क्यों, बताऊंगा अभी। इंडिया इज विड्रॉल फ्रॉम एनी एयरबेस इन ताजिकिस्तान एंड इट्स ओनली ओवरसी मिलिट्री प्रेजेंस। आउट ऑफ इंडिया जो फुल फ्लेज जो मिलिट्री बेस था वो सिंगल था, ये वाला, यानी तजाकिस्तान में था, और इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ कर लिया? क्योंकि 2002 में ये पैक्ट हुआ था 20 साल के लिए, 2022 में ख़त्म हो गया, लेकिन 2022 में ये रिन्यू करने वाले थे, इंडिया ने ऑफर भी किया था, लेकिन जो ताजिकिस्तान गवर्नमेंट है उसने प्रेशर में, किसके? रशिया एंड चाइना, दोनों के प्रेशर में ये रिन्यू नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो रीजन है ये चाइना का, तो उसके तो वेस्टर्न इंटरेस्ट है ही, उसका तो इंटरेस्ट रीजन है ही, साथ साथ रशिया का भी इंटरेस्ट रीजन है। रशिया भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड इस रीजन में, और जो कि बात ठीक भी है, तो इसलिए उनके प्रेशर में ही इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्या कर लिया उन्होंने, जो कॉन्ट्रैक्ट है वही रिन्यू नहीं किया। द एनी एयरबेस इज लोकेटेड इन ताजिकिस्तान, याद रहेगा। ताजिकिस्तान इज लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन नेशन, याद रखना है, लैंडलॉक्ड है, सेंट्रल एशियन है, डाल देता है ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडलॉक्ड, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसमें आ जाएगा ए नहीं है, ताजिकिस्तान। बॉर्डर में कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। मेकिंग इट स्ट्रेटेजिकली ऑफिशियल फॉर रीजनल सिक्योरिटी। रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के पर्पज से भी। इसलिए रशिया और चाइना दोनों इंटरेस्टेड है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट को ना रिन्यू करने पे ज़्यादा फोकस किया ताकि वो खुद यहाँ पे घुस सकें। ठीक है, और ये समझ लो कि यहाँ से जो इंडिया है वो पाकिस्तान पे भी नज़र रख सकता था और चाइना पर भी उसकी नज़र रहती थी, दोनों को मॉनिटर कर सकता था अच्छे से। ठीक है, टाइम आने पे कोई एक्शन भी लिया जा सकता था।
तो बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो इंडिया के हाथ से चली गई है, या कह सकते हैं इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि रशिया का तो इन्फ्लुएंस है ही, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा पाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनी एयरबेस, इट इज लोकेटेड इन ताजिकिस्तान, सही बात है। इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज ओनली ओवरसी मिलिट्री बेस, ये भी सही है, ठीक है। ताजिकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद ईरान एंड पाकिस्तान, देखो कहाँ है, ईरान है इसमें कहीं, अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, नहीं है ईरान, नहीं है, तो ये गलत होगा। तो कौन सा सही होगा, 1 और 2 ए, ठीक है, क्लियर हुआ। लेक टरकाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेक टरकाना। पहले देख लेते हैं क्यों है न्यूज में। ड्यू टू इकोलॉजिकल थ्रेट्स, शिफ्टिंग वाटर लेवल्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, डेजर्ट के अंदर ये परमानेंट डेजर्ट लेक है। बेसिकली है कहाँ, देख लो एक बार लोकेशन देख लो, कीनिया में है ये, विद इट्स नॉर्दर्न टिप एक्सटेंडिंग इन यूथोपिया। लोकेशन इंपॉर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो बताइए 3 चीजें बताइए, चलो इकोलॉजिकल थ्रेट, इकोलॉजिकल थ्रेट से शिफ्टिंग वाटर लेवल आए, ये तीनों चीजें, दोनों चीजें एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। हुआ क्या है कि इस लेक में जो नदियां पानी लेकर के आती हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात पढ़ा चुका हूं कि उन नदियों पे मान लीजिए कोई नदियां पानी लेकर के आ रही है जो इस लेक को फ्यूल अप करती हैं पानी से, ठीक है, उस पर हमने डैम बना दिया। अब वाटर सप्लाई जो रेगुलेट हो गई है, तो क्या हो रहा है उसकी वजह से वाटर लेवल जो इसमें चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। ये हमारी इकोलॉजिकल थ्रेट, किस वजह से, शिफ्टिंग वाटर लेवल की वजह से। जब डैम में पानी ज़्यादा भर जाता है, एकदम से छोड़ देते हैं, फिर लेक में पानी भर जाता है, इसकी वजह से इकोलॉजिकल थ्रेट तो हो ही रही है, जो एरिया है लेक का वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है, पड़ रहा है, पड़ भी रहा है। साथ साथ एक काम और हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ये जो लेक है इसमें जब वाटर लेवल ऊपर नीचे जा रहा है, तो क्या होता है कि ये टेक्टोनिक रीजन में है, ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है कि जो इसके नीचे रॉक्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कम बढ़ रहा है, तो सिस्मिसिटी बढ़ रही है, इस लेक के आसपास अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज अभी न्यूज, इसलिए न्यूज में रहती है, ठीक है। एक और चीज जो यहाँ पे इस लेक के बारे में इंपॉर्टेंट है, बताने लायक है, वो ये है कि इस लेक को क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, वी ऑल नो ह्यूमंस जो हैं वो सबसे पहले कहां इवॉल्व हुए थे, अफ्रीका में। अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूं, अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में बंदर होते हैं, ठीक है, सब जगह होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अफ्रीका में एक जगह होती है सवाना, घास के मैदान जिनको बोलते हैं। उन घास के मैदानों में क्या होता है, ग्रासेस आर इंटरस्पर्स्ड विद ट्रीज, मतलब एक रीजन है जिसमें कि घासेस है, कहीं कहीं पे पेड़ है, दूर दूर पे। क्यों, पानी की कमी, पानी की कमी थी तो ग्रासेस तो कर पाई, पेड़ ठीक से डेवलप नहीं हो पाए, क्यों, पानी की कमी की वजह से। सवाना का फीचर होता है ड्रॉट एंड फ्लड दोनों होते हैं वहाँ पे, साल के 3-4 महीने में लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, बाकी 8-9 महीने में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अफ्रीका में इसमें आया इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्या पता ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए स्टैटिक में, ठीक है। सवाना के फीचर्स पता होंगे आपको, बता दिए मैंने बाकी। अब क्या हुआ, ये क्योंकि ये बंदर जो यहाँ रहते थे, बंदर रहते हैं पेड़ों पे, यहाँ पे पेड़ बहुत दूर दूर हैं, एक पेड़ यहाँ है, दूसरा शायद 500 मीटर दूर हो या 1 किलोमीटर दूर हो, ऐसा भी हो जाता कई बार। आपने देखा ना अफ्रीका की जो वीडियो देखते होंगे डिस्कवरी चैनल पे, कि पूरा घास का मैदान है, बीच में एक पेड़ है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब उनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए चल के जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जब पेड़ों की कमी है, अब आप कहोगे, पहले तो आप पे मन में क्वेश्चन आएगा कि बंदर यहां से आए कैसे। सवाना से पहले इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है, तो कुछ बंदर क्रॉस कर गए होंगे रीजन को। सवाना से पहले इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, फिर डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, फिर सवाना, यही तो पैटर्न है ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं, है ना। टेम्परेचर के हिसाब से जैसे जैसे बेल्ट से मूव ऑन करते हैं हम ऊपर नीचे, इक्वेटर से ऊपर नीचे मूव ऑन करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, रेन पैटर्न चेंज होता है उसी हिसाब से, सब कुछ पता है हमें, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो जब ये आए तो अब इन्हें दिखा के पेड़ तो है पर दूर है, तो नीचे चल के जाना पड़ेगा। चल के जाने में कई बार क्या होता है, फिर उन्होंने धीरे धीरे नीचे ही रहना अडॉप्ट कर लिया कि कौन चढ़े वो बार बार ऊपर नीचे। लेकिन लेकिन एक लोचा है यहां पर छोटा सा, वो ये है कि वो जो चल रहे थे जब, तो वो 4 पैरों पे चलते थे, और यहां बीच में इन 2 पेड़ों के बीच में बड़े बड़े घास हैं, और शेर भी होगा, डेफिनेट सी बात है, हाइनास भी होंगे, प्रेडेटर्स, मेरा मतलब कहने का मतलब। तो उनको क्या करना था, अभी मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये समझ आएगा आपको जब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं उस लेक के बारे में। तो उनको क्या हुआ, अब उसको घास में चलते चलते बीच बीच में खड़े होकर देखना पड़ता था, थोड़ी दूर तक, लाइक 100 मीटर 50 मीटर के, कोई है तो नहीं, अच्छे से देखता था, और फिर वो चलता था 4 पैरों पे। तो धीरे धीरे उसने 4 पैरों पे ही चलना अडॉप्ट कर दिया, समझ रहे हो। जब उसने 4 पैरों पे चलना अडॉप्ट कर दिया, तो अब उसे जंगल से निकलने में परेशानी नहीं हुई। यहां पे वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो पेड़ पे ही रहा, 4 पैरों पे था। अब यहां पे वो 2 पैरों पे चल पा रहा, सॉरी 2 पैरों पे। तो अब उसे जंगल से, अब आगे अगर मैदान भी आ जाएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूर तक देख पा रहा है, भाग सकता है, वो वापस आ सकता है। तो उसने 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा ही बोलते हैं जो इरेक्शन, जो बोलते हैं इरेक्ट ह्यूमन, कि जो खड़े होते हैं, है ना, वो वाला फॉर्म जो आई, जो जितने भी हमारे एप्स जो डेवलप हुए वो वहीं से डेवलप हुए। तो क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी जो माना जाता है, इसीलिए अफ्रीका को माना जाता है। मैंने ये बात आपको क्यों बताई है, क्योंकि इस लेक से मिस्टीरियसली 4 मिलियन ईयर्स पुरानी ह्यूमन फॉसिल्स मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये लेक न्यूज में भी रही है इकोलॉजिकल थ्रेट्स की वजह से, और साइंटिफिक डिस्कवरी जो बताई जा रही है वो यही है, ह्यूमन फॉसिल्स मिलते हैं, इसीलिए इसे क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी बोलते हैं। समझ आया आपको पूरी लोचा, कि क्यों यहां से ही इतने पुराने मिल रहे हैं और कहीं से नहीं मिल रहे, समझ आया। इसीलिए हमने ये गेस कर पाए कि लाइफ जो ओरिजिनेट, जो इंसान जो कहते हैं बंदर से इंसान बना, वो यहीं से बना है। ठीक है, क्लियर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आती है। ठीक है, परमानेंट डेजर्ट लेक है, इसलिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर का मैंने बता ही दिया सब। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेक टरकाना। इट इज द लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज ए फ्रेश वाटर लेक, नहीं, ये एल्केलाइन है। इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फर्स्ट एंड यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 3 करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। एक मिनट, सॉरी 1 भी गलत होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो है सिर्फ ये वाला सही होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, एक ही पॉइंट सही होगा। क्लियर हुआ, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, लॉन्गेस्ट नहीं है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है, एल्कलाइन वाटर लेक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, फिर ये वीडियो यहीं खत्म होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ थे वर्ल्ड में वो हो गए हैं, इंडिया के प्लेसेस हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कुछ आपको अगर समझ नहीं आना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, हमारे चैनल BAPS प्रमुख अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।